हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएल का जो प्रीवियस ईयर 2018 में पेपर हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वर्कशीट में केवल 11 पंक्तियों यानी रोज और 7 स्तंभों यानी कॉलम्स में प्रकोष्ठों यानी सेल्स की कुल कितनी संख्या होगी? तो दोस्तों, एक्सेल में आपको पता है कि जो है इस तरह से रोज होती हैं और इस तरह से कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉलम्स हो जाते हैं, जो खड़ी लाइंस होती हैं, और जो पड़ी लाइंस होती हैं वो होती हैं रोज। तो ये जो एक बॉक्स होता है उसको कहते हैं सेल्स। तो इसमें बोला गया कि 11 पंक्तियों यानी 11 रोज। तो 11 अगर पंक्तियां होंगी और 7 कॉलम्स होंगे तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जो है पता चल जाएगा कि कितने सेल्स होंगी। तो 11 × 7 कितना हो जाएगा? 77, 77। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 77 जो है सेल्स होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों, एमएस एक्सेल में जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे होते हैं तो उस वर्कबुक का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? टाइटल बार में, या स्टेटस बार में, या मेनू बार में, या क्विक एक्सेस टूल बार में? तो दोस्तों, अभी हम इसकी सब की बात करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं वर्कबुक में। तो यहाँ पे फिलहाल जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक का नाम जो है प्रदर्शित होता है टाइटल बार में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अब जो है चलते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये सभी हम देखते हैं। तो ये जो है आपकी जो है एक वर्कबुक है एमएस एक्सेल की। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इस वर्कबुक का नाम है, ठीक है, बुक 1 करके। तो जब आप कोई नाम अपनी तरफ से देते हैं तो वो नाम रहता है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो है नाम होता है बुक 1। तो ये किस में है? ये टाइटल बार में सबसे ऊपर जो पट्टी होती है ये, इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे जो है मिनिमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन है, ये जो है कट करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये हेल्प का ऑप्शन है। तो ये सभी ऑप्शन जो है टाइटल बार में होते हैं। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इसमें सेव का ऑप्शन है, अनडू रीडू का ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे फाइल टैब है, इसको जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें जो है आपको होम दिख जाता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, और बहुत सारे यहाँ पे टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसको कहते हैं रिबन। इसको क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं, यहाँ पे जो है दिया गया है। और यहाँ पे जो है ये हो जाती है रो बार। जैसे यहाँ पे रो बनी हुई है 1 2 3 4, इस तरह से इनका नाम दिया गया है। और जो कॉलम्स होती है वहाँ पे जो है A B C D, इस तरह से आप देखेंगे कई जो है खड़ी लाइन से ये कॉलम्स हैं। और यहाँ पे जो है इसका एक बॉक्स क्या कहलाता है? एक बॉक्स कहलाता है एक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है? एक सेल है। कॉलम बार हो गया, रिबन हो गया। और यहाँ पे जो है इस पूरे को जो है जिसमें ये सारी सेल्स हैं इसको क्या कहते हैं? वर्कशीट एरिया। ये जो है ये पेज जो है क्या कहलाता है? वर्कशीट एरिया कहलाता है, जिसमें हम लोग जो है काम करते हैं, फॉर्मूलास वगैरह यहीं पे जो है एंटर करते हैं। और नीचे जो है स्टेटस बार है, ये जो है स्टेटस बार इसमें दिखा रहा है, जहाँ पे ये रेडी दिखा रहा है। और ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी पट्टी जो नीचे ग्रीन कलर की है, ये क्या है? स्टेटस बार। और यहाँ पे जो है आपको जूम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाता है जूम कितना सेट रहता है, तो 100% रहता है। और इसमें मिनिमम आप 10% कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक्सेल में जो है 400% तक का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है नीचे हो जाता है स्टेटस बार। जूम का ऑप्शन यहाँ पे हो गया। व्यू बटन्स, यहाँ पे जो है कई व्यू बटन्स हैं, ठीक है। और वर्कशीट एरिया हो गया। तो यहाँ पे ये जो है कुछ इसके पार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है सीट दिखाता है, जैसे कौन सी सीट पे आप काम कर रहे हैं। इसमें ये 1 है, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। इसी के बगल जो है आगे आप ये प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है और वर्कशीट इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सही वर्णन करता है। तो बताना है इसमें 2 कथन है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कथन है, ट्रैक बॉल में
रोलर बॉल शीर्ष पर स्थित होती है आधार की बजाय। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है डायग्राम में, ये है ट्रैक बॉल, और यहाँ पे जो इसकी रोलर बॉल है ये शीर्ष पर है, आधार पर नहीं होती है, शीर्ष पर होती है। और ये किस काम आता है, तो ये माउस की तरह ही होता है, माउस की तरह वर्क करता है, लेकिन ये माउस से ज़्यादा स्पीड में काम कर सकता है और माउस से ज़्यादा सटीक जो है ये काम कर सकता है। तो इसका जो है डिज़ाइनिंग में और गेमिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है माउस के स्थान पर। तो यहाँ पे जो है इसका जो रोलर बॉल है वो शीर्ष पर देख रहे हैं आप रेड कलर का, और आधार पर नहीं होता। आधार पर जो है उसमें होता है जो माउस आपका जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें बॉल होता है, तो वो जो है आधार पर होता है। और फिर अगला दिया गया है कथन कैड। कैड जो है एक एप्लीकेशन है, कैड और कैम जो है ये एप्लीकेशंस होती हैं और ये डिजाइनिंग के लिए होती हैं। इनका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, जैसे CAD, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है यहाँ पे D से डिजाइन हो जाएगा, और इसका फुल फॉर्म होता है कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मोटर वगैरह होती है, गाड़ियाँ वगैरह, उनकी जो डिजाइनिंग होती है, इमारतों की डिजाइनिंग वगैरह, इनकी डिज़ाइन के लिए इन एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। तो दिया गया है कैड और कैम एप्लीकेशंस के लिए एक कीबोर्ड एक पसंदीदा उपकरण है। तो इन एप्लीकेशंस के लिए जो पसंदीदा उपकरण होता है वो ट्रैक बॉल या माउस जो है उसके लिए सही होता है। कीबोर्ड बिल्कुल नहीं सही होता है, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे D ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है यदि 201 का बेस दिया गया है 8 और 81 का बेस दिया गया है x, जहां 8 और x संबंधित संख्या प्रणालियों के आधार यानी बेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों 201 का बेस दिया गया है 8 किसका जो है बेस होता है, ये ऑक्टल नंबर्स का बेस होता है, और x जो है यहाँ पे x का मान बताना है। तो यहाँ पे जो है x की जगह अगर हम 2 करेंगे तो 2 जो है किसका बेस होता है, तो 2 जो है बाइनरी नंबर्स का बेस होता है, और बाइनरी नंबर्स में आपको पता है कि 0 या तो 1, ये 2 ही अंक होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे तो 8 1 दिया गया है, तो यानी कि 2 जो है इसका बेस नहीं होगा। ठीक है, और 8 जो है 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 8 अगर होता तो यहाँ पे जो 81 है इसकी जगह 201 होता, दोनों साइड बराबर ही तो करना था हमें, तो 8 भी नहीं होगा। और 4 जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम में किसी का बेस होता नहीं, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर्स का जो है बेस होता है। तो यहाँ पे जो है 201 ये ऑक्टल नंबर है, और इसका जो है यानी कि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, 81 होगा। तो यहाँ पे तो आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपने कर लिया, लेकिन अगर आपको चेक करना हो, जैसे किसी नंबर को कोई ऑक्टल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा ये करके देखते हैं, हम आपको करना बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 201 इसको जो है हमने ऐसे दूर लिख लिया। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + 2 + 4। ऑक्टल नंबर में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। ठीक है, 0 से 7 तक होते हैं। तो यहाँ पे 4 2 6 1 7, इनका टोटल आप करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर है पहला, जो यहाँ पे 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 जो है यहाँ पे किन नंबर्स को ऐड करके 1 मिल जाएगा आपको, 4 2 1 में से, तो केवल आपको 1 को लेना पड़ेगा। तो 1 के नीचे आप 1 लिख दीजिए, बाकी सबके नीचे आप लिख दीजिए 0। ठीक है, तो 0 0 1 ये कोड हो जाएगा आपका 1 का। 1 का कोड हो गया बाइनरी कोड 0 0 0 1। ठीक, और 0 का कोड क्या हो जाएगा, तो 0 का जो है सबको जो है 0 कर देंगे, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 0 0 0 हो गया 0 का कोड। और 2 का कोड क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे किसको ऐड करके आपको 2 मिल जाएगा, तो केवल 2 को आपको लेना पड़ेगा और बाकी 4 और 1 को नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 के नीचे आप 1 लिख देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है 2 का कोड क्या गया, बाइनरी कोड 0 1 0, तो 2 के नीचे हमने लिख दिया 0 1 0। ठीक है, तो ये जो है 201 जो ऑक्टल नंबर था इसका बाइनरी कोड आ गया यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 0 0 1, ये बाइनरी कन्वर्जन आ गया 201 का जो ऑक्टल नंबर था। तो अब हम बाइनरी से जो है हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है नहीं कर सकते थे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। पहले ऑक्टल से बाइनरी बनाइए, फिर जो है बाइनरी से जो है हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं आप। तो ऑक्टल में क्या होता है, 3 नंबर के पेयर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर के पेयर हैं। जैसे 1 को जो है हो गया 0 0 1, 0 का हो गया 0 0 0, 2 का हो गया 0 1 0। लेकिन हेक्साडेसिमल में 4 नंबर का पेयर होता है, तो यहाँ पे 4 4 का पेयर बना लेंगे। ठीक,
यहाँ पे इसी तरह ये जो है 4 नंबर का पेयर बन गया और 0 यहाँ पे बच गया। तो इसको भी आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 0 0 मतलब 4 नंबर का यहाँ पे भी पेयर बना लेंगे, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 मिला के 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 0 0 और फिर 0 0 0 1 ये आपके पास बच गया। तो अब जो है इन सब का जो है 0 0 0 1 ये जो 4 नंबर का पेयर आपके पास है, इनका जो है हेक्साडेसिमल आपको बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 4 + 8, मतलब 1 से शुरुआत करना है, आपको डबल करते जाना है 1 + 2 + 4 + 8। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 8 4 12 2 14 1 15 आता है। और हेक्साडेसिमल नंबर जो है 0 से लेकर के 15 तक होते हैं। 0 से 9 तक तो डायरेक्ट लिख लिया जाता है और 10 से जो है 11 12 13 14 और 15 के लिए जो है आप जो है कोड लिखते हैं। A 11 के लिए लिखते हैं B और 12 के लिए C लिखते हैं, 13 के लिए D लिखते हैं और 14 के लिए E लिखते हैं और 15 के लिए F लिखते हैं। इस तरह से जो है कोडिंग आप इनकी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे 1 0 0 0, तो इनके नीचे आपको उसी क्रम से लिख लेना है जो मैंने फॉर्मूला बताया था 1 2 4 8। अब 0 के नीचे जो भी नंबर है उसको आप हटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस वाले पेयर का जो 0 0 0 1 था इसकी वैल्यू आ गई, इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर आ गया वो आ गया 1। और यहाँ पे जो 0 0 0 1 है इसके नीचे भी इसी तरह से 1 2 4 8 हमने लिख दिया। 0 के नीचे जो नंबर है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे जो है इन सब का टोटल, इस वाले पेयर का जो दूसरा पेयर हमारा था उसका टोटल आ गया 8। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो नंबर आ गया वो क्या आ गया 81। ठीक है, तो ये जो है जो बाइनरी नंबर हमने यहाँ पे निकाला था उसका जो है ये हेक्साडेसिमल आ गया, या हम कह सकते हैं 201 जो ऑक्टल नंबर था उसका जो है हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास 81 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया था, ये चेक भी हो गया। तो इसका जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें बाइनरी से ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, या ऑक्टल से बाइनरी कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन ALU द्वारा किए गए तार्किक संचालन का एक उदाहरण है। तो ALU इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि CPU का भाग होता है। तो ये जो है अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय और L से लॉजिकल यानी कि तार्किक। तो अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए जो है ALU का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बताना है कि तार्किक संचालन का कौन सा इसमें से उदाहरण है। तो ये जो गुणा है मल्टीप्लिकेशन, और भाग डिवीजन या जोड़ एडिशन, या जो सब्सट्रैक्शन होता है यानी घटाव, ये सभी जो है अंकगणितीय संचालन का उदाहरण होंगे। और ये जो तुलना है यानी कंपैरिजन, ये जो है तार्किक संचालन का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलना या कंपैरिजन, ये जो है तार्किक संचालन का उदाहरण होगा। और गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब जो है ये अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक संचालन का उदाहरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में Ctrl+D दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों Ctrl+D अगर प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो क्या होगा, तो ये दोस्तों Ctrl+D ये चयनित स्लाइड्स की प्रतिलिपियां बनाता है। जो आपने स्लाइड सेलेक्ट कर रखी होंगी उनकी जो है डुप्लीकेट कॉपीज बनाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। Ctrl+D प्रेस करेंगे तो क्या होगा, चयनित स्लाइड्स की प्रतिलिपियां बन जाएंगी। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है एक DNS इंटरनेट में कई सर्वर पर मौजूद होता है, DNS का अर्थ क्या है। तो दोस्तों DNS का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो DNS का फुल फॉर्म हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम या DNS ये काम क्या करता है, तो ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करता है। जैसे कि ये है google.com, ये क्या है, एक वेब पेज है जिसका डोमेन नेम हो जाएगा। तो कोई भी वेब पेज हो उसका IP एड्रेस होता है, जैसे कि IP एड्रेस जो है 121.7.241.12 ऐसे जो है इस तरह IP एड्रेस होते हैं। 4 नंबर्स का सेट होता है और हर सेट में 1 से लेकर के 3 डिजिट तक हो सकती हैं।
ठीक है। तो इनको याद कर पाना, हर वेब पेज का जो है अपना अलग आईपी एड्रेस होता है, तो इनको याद कर पाना आपके लिए कितना मुश्किल है। तो उसी के लिए जो है डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया था। जैसे कि डोमेन नेम हो गया google.com, तो इसको आप आसानी से याद कर पाते हैं, या कोई भी वेब पेज का आप जो है नाम आसानी से याद कर पाते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ये जो डोमेन नेम है जैसे google.com है, ये आप जब इंटर करेंगे एड्रेस बार में तो उसको जो है आईपी एड्रेस में ये चेंज करता है, तब जो है वो वेब पेज ओपन होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। और इसका आविष्कार किसने किया था, डीएनएस का या डोमेन नेम सिस्टम का? तो इसका आविष्कार किया था पॉल मोका पेट्रिस। इनका नाम था पॉल मोका पेट्रिस। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डेसिमल नंबर 101 का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या होगा। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया गया है 101, ये क्या है, डेसिमल नंबर है, इसका बेस हो जाएगा 10 और हेक्साडेसिमल इसका हमें बताना है, यानी इसका बेस कितना होगा 16, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट हम जो है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में नहीं चेंज कर सकते, पहले जो है क्या करना होगा, हमें इसको बाइनरी में चेंज करना होगा। 101 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो है कैसे हम करेंगे बाइनरी में चेंज, तो इसको शुरुआत करेंगे 1 से और डबल करते जाएंगे, 1 2 4 8 16 फिर 32 और फिर जो है 64। कहाँ तक हमें करना है, तो 101 के बराबर तक करना है या 101 से कम। तो 64 के आगे जो है इसका डबल हो जाएगा 128, तो 128 को हमें नहीं लेना है, बस 64 तक। तो अब हमें इन नंबर्स में देखना है कि किन नंबर्स को ऐड करके जो है 101 आ जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए 101 में से 64 तो आपको लेना ही है, तो 64 आप माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 7 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 37 बचेगा। तो 64 को हमने ले लिया। तो अब जो है कि नंबर्स को जोड़ करके 37 होगा। तो अब 64 हमने ले लिया, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। 32 लेंगे, 32 और 32 4 36 हो जाएगा और 1 37। ठीक है, तो 37 हमें 64 के अलावा 37 हमें ऐड करना था, तो 32 4 36 1 37। तो जिन नंबर्स के नीचे हमने अंडरलाइन किया है उसी के नीचे क्या करना है, 1 लिख देना है, और बाकी सब के नीचे 0। 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0 और 2 के नीचे 0। तो ये जो है आ गया 101 का बाइनरी कन्वर्जन 1100 101। अब हमें इसको जो है चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो उसके लिए जो है मैंने आपको क्या बताया था, 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। 0101 इसका एक पेयर बन गया, और यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे आगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 4 नंबर का पेयर बन गया। तो अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 + 2 + 4 + 8। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 2 4 8 ऐसे लिख दिया हमने। इसके नीचे भी 1 2 4 8 लिख दिया, और 0 के नीचे जो भी नंबर है उसको हटा देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, और यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे 4 2 कितना हो गया 6, और मतलब इस वाले पेयर का जो है, इस वाले पेयर की वैल्यू आ गई 6, और इस वाले पेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 ये बचा है और 1 ये, तो 4 1 5, तो यानी कि 65 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 65, 101 जो डेसिमल नंबर था उसका जो है हेक्साडेसिमल कोड आ गया 65। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 65, और बेस में हो जाएगा 16। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है MS वर्ड में एक पेज ब्रेक कर्सर बिंदु से परे टेक्स्ट को अगले डैश पर रखता है। तो दोस्तों MS वर्ड में क्या होता है, जो पेज ब्रेक का ऑप्शन है, मतलब पेज ब्रेक जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो कर्सर जहाँ पे है उसके बाद के जितने भी टेक्स्ट होंगे उसको अगले पेज पर रख देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, अगले पेज पर रखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, कुछ लाइंस लिखी है, यहाँ पे कर्सर है और उसके बाद भी कुछ लाइंस हैं। तो कर्सर के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है कर्सर के बाद, तो इसको जो है अगले पेज पर वो कर देगा, पेज ब्रेक करेंगे। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन MS वर्ड में कहाँ पे मिलता है, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जो है पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से जो है पेज ब्रेक सेलेक्ट करेंगे, तो जो है कर्सर के बाद वाला जितना भी पोर्शन है उसको अगले पेज पर कर देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर कर देता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन HTTP
या HTML अनुरोधों के समूह के बीच सत्र की पहचान करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। तो दोस्तों HTTP जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इनके अनुरोधों के समूह के बीच सत्र की पहचान करने का एक आसान तरीका कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकीज़। कुकीज़ क्या होते हैं? तो जो हम इंटरनेट पर सर्चिंग करते हैं, चाहे मोबाइल पे या कंप्यूटर में, तो जो हम सर्चिंग करते हैं तो उसकी छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में सेव हो जाती है, उन्हें ही क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। फिर जब हम दोबारा सर्च करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, सर्च करते हैं, तो उसी के अनुसार जो है चीज़ें आपको वो दिखाता है। जैसे ऐड वगैरह आप जो दिखते हैं आपको, आप जब सर्चिंग करते हैं तो ऐड भी आपको जो है, जैसे आपने अमेज़ॉन पे जाकर के कुछ सर्च किया तो आप देखेंगे जब फेसबुक पे जा रहे हैं तो उसी से संबंधित ऐड आपको दिखाए जा रहे हैं। तो वो जो है इन्फॉर्मेशन फेसबुक को कैसे मिल जाती है, तो वो कुकीज़ के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, तो ब्राउज़र जैसे गूगल में आपने कुछ सर्च किया तो वो जो आप सर्च करेंगे तो उसकी जो है छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल कुकीज़ के रूप में सेव हो जाती है, और वो कुकीज़ जो है शेयर कर देता है फेसबुक को। तो फेसबुक को पता चल जाता है किस तरह की चीज़ें आप सर्च करते हैं, तो उसी से संबंधित वो ऐड आपको दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, कुकीज़। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चुंबकीय टेप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो दोस्तों चुंबकीय टेप क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, ये चुंबकीय टेप है या इसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो ये जो कैसेट होती थी, आप लोगों को अगर याद हो, जो नए बच्चे होंगे उनको तो पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें जो है ये टेप रिकॉर्डर में जो है कैसेट लगाते थे जिसमें हम लोग गाने सुनते थे, तो गाने जो है हम लोग जो है रिकॉर्ड करवा के लाते थे इसमें। ठीक है, तो ये जो है कैसेट है, ऑडियो कैसेट। तो ये भी जो है एक तरह की मैग्नेटिक डिस्क ही होती थी, और यहाँ पे ये जो है क्या है, ये भी जो है चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक डिस्क है। तो यहाँ पे जो है इसका इक्वेशन दिया गया है कि इसकी जो है स्टोरेज क्षमता हम कैसे पता करेंगे। तो किसी चुंबकीय टेप की स्टोरेज क्षमता जो है पता करने के लिए जो इसका डेटा रिकॉर्डिंग घनत्व है, डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी, और इसकी जो लंबाई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है स्टोरेज क्षमता निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टोरेज क्षमता इसकी कैसे निकालेंगे? डेटा रिकॉर्डिंग घनत्व मल्टीप्लाई बाई लंबाई, जो इसकी लेंथ होगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिस्टम बस में डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत पथों की संख्या कहलाती है। तो सिस्टम बस जो है एक वायर होता है, जैसे ऐसे चौड़ी सी पट्टी होती है, उसमें बहुत सारे वायर्स जो है जा रहे होते हैं जो कि विद्युत सिग्नल्स को ले जाते हैं। तो वही पूछा गया कि सिस्टम बस में डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत पथों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं बस विड्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस विड्थ कहते हैं। जितने इसमें जो विद्युत संकेत ले जाने वाले जो यहाँ पे विद्युत पथ होते हैं, इनकी संख्या को क्या कहते हैं? बस विड्थ कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है विंडोज सिस्टम में डैश विंडो वह जगह है जहां आप अपने डेस्कटॉप के रंग रूप को बदल सकते हैं। तो दोस्तों विंडोज सिस्टम में जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्सनलाइज विंडो। यहाँ पे पर्सनलाइज विंडो वो जगह होती है जहाँ पे अपने डेस्कटॉप के रंग रूप को आप बदल सकते हैं। तो इसके लिए जब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो है ऑप्शन आता है पर्सनलाइज का, तो उसमें जाएंगे तो वहाँ पे जो है डेस्कटॉप के रंग रूप, बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ बदलने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आप जो है बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनलाइज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट में या MS वर्ड में या एक्सेल में कहीं भी आपको अगर हाइपरलिंक इंसर्ट कराना है तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो है आप प्रेस करेंगे Ctrl+K, Ctrl+K प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा जहाँ पे जो है आप जो लिंक है हाइपरलिंक वो आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप चाहते हैं कि जो आपका पावर पॉइंट का पेज है उसमें एक हाइपरलिंक टाइप का आ जाए, उस पर क्लिक करके आप उस पेज पर पहुँच जाएँ जिसका वो हाइपरलिंक है। जैसे कि कोई फाइल का पाथ भी हो सकता है या कोई वेब पेज का भी वो हाइपरलिंक हो सकता है, तो डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+K। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है
एक डैश बिना किसी एड्रेसिंग के एक सतत मेमोरी है और डेटा को क्रमिक रूप से संग्रहित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे डैश के स्थान पे आ जाएगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होती है वो बिना किसी एड्रेसिंग के एक सतत मेमोरी होती है और डेटा को क्रमिक रूप से संग्रहित करती है। क्रमिक रूप से संग्रहित करती है, तो इसमें इसी वजह से इसमें जो डेटा होता है वो रीड और राइट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मैग्नेटिक टेप। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वर्कशीट में D5 से H9 तक के सेल रेंज को सिलेक्ट करने के बाद नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों एक्सेल में जो आपकी वर्कशीट होती है यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ एक नेम बॉक्स होता है, तो वहाँ पे जिस सेल को आप सिलेक्ट करते हैं उसका नेम लिख करके आता है। जैसे कि A1 आपने सेल सिलेक्ट कर रखी है तो A1 लिख करके आएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि अगर आप D5 से लेकर के H9 तक के सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो जो है नेम बॉक्स में क्या लिख करके आएगा। तो दोस्तों जहाँ से शुरुआत करते हैं D5 से आप शुरुआत करेंगे तो जिस सेल से शुरुआत करते हैं उसी सेल का नाम लिख करके आता है। ठीक है, तो जब आप D5 से H9 तक सेलेक्ट करेंगे सेल रेंज को तो जो है जहाँ से शुरुआत करेंगे D5 से शुरुआत करेंगे तो D5 ही लिख करके आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, D5। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है यदि 9 का ASCII कोड 00111001 है तो 7 के लिए ASCII कोड क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एक बाइनरी कोड है, तो 7 के लिए जो है ASCII कोड क्या होगा। तो ASCII कोड, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है जैसे A, B, C या 1, 2, 3 इस तरह के जो करेक्टर होते हैं उनको वो नहीं ले पाता है। कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर ही ले पाता है, 1 या 0 इस तरह से बाइनरी नंबर्स ले पाएगा। तो हर नंबर के लिए जो है एक स्पेशल कोड होता है। ठीक है, हर नंबर के लिए या हर करेक्टर के लिए जो है, हर लेटर के लिए एक स्पेशल कोड होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया, अगर 9 का ASCII कोड 00111001 है तो 7 के लिए जो है ASCII कोड क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ये बाइनरी कोड है 9 का। ठीक है, तो इसको हमें निकालना होगा कि 9 के लिए जो ये कोड है इसको पहले डेसिमल में चेंज करना होगा, फिर हमें आइडिया लग पाएगा कि 7 के लिए जो है क्या कोड होगा। तो यहाँ पे जो है पहले इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये है 00111001, इसको हमें पहले डेसिमल नंबर में चेंज करना होगा। तो डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे 1, फिर डबल करते जाएंगे 2, 4, 8 और फिर 16, फिर जो है 32। फिर यहाँ पे जो है 00 है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं, 0 के नीचे क्योंकि जो नंबर रहता है आप चाहें तो लिख लें 64 और यहाँ पे 128 हो जाएगा। तो 0 के नीचे वाले नंबर्स को हमें काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सबको जोड़ देना है, 32 + 16 + 8 + 1, 32 8 हो जाएगा 40 और 40 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 और 56 1 57। तो 9 के लिए जो है आपका डेसिमल कोड आ गया 57। तो 7 के लिए क्या होगा, तो 9 के लिए अगर 57 है तो 7 के लिए फिर क्या हो जाएगा, इससे 2 कम हो जाएगा। 9 के लिए हो गया 57, 8 के लिए हो जाएगा 56 और 7 के लिए हो जाएगा 55, 10 के लिए क्या हो जाएगा 58। इसी तरह से जो है क्रम में ही होता है। ठीक है, तो अब 7 के लिए अगर 55 है, 55 क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर, तो इसका जो है अब बाइनरी हमें निकालना पड़ेगा। तो बाइनरी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 से लेकर के आपको लिखते जाना है, 1 2 फिर 4 डबल करते हुए लिखते जाएंगे, 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 और फिर 32 का दूना 64। तो 64 नहीं लिखना है, 55 से कम ही या 55 के बराबर तक लिखना होता है। तो 32 तक में ही आ गया। अब आपको देखना है कि किन नंबर्स को जोड़ करके 55 आ जाएगा। तो 32 को तो लेना ही है, तो 32 हो गया आपका, 32 को हमने अंडरलाइन कर दिया नीचे। अब 55 में से 32 हमने ले लिया तो कितना नंबर बचा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसमें 16 8 और 4 2 और 1 में देख लीजिए कि किन नंबर्स को जोड़ करके 23 आ जाएगा। तो 16 ले लीजिए, 16 4 20 2 22 1 23। ठीक है, इनके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, 16 4 20 2 22 1 23।
तो जिन नंबर्स के नीचे अंडरलाइन है उसके नीचे 1 कर दीजिए, 1 1, और जिन नंबर के नीचे अंडरलाइन नहीं उसके नीचे 0। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 1 0 1 1 1। और यहाँ पे आपने देखा कि जो है इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट थे। तो यहाँ पे जो है आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी 8 डिजिट करना पड़ेगा, तो 0 0 आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये जो है अब आपके पास आ गया 55 जो डेसिमल नंबर था उसका जो है बाइनरी कोड आ गया, और 55 जो है ये किसका एस्की कोड था, तो ये 7 का था। ठीक है, तो 7 का एस्की कोड आप 55 कह सकते हैं डेसिमल नंबर में, और बाइनरी नंबर में ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डैश कुंजी को दबाए रखें और वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कुछ भाग का चयन करने के लिए किसी भी एरो कुंजी का उपयोग करें। तो यहाँ पे कौन सी कुंजी को दबाए रखें और वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कुछ भाग को सिलेक्ट करने के लिए एरो कुंजी का प्रयोग करें, किसी भी एरो कुंजी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट। तो शिफ्ट को आप दबाए रखिए, फिर जो है एरो की को दबाते जाएंगे तो जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सिलेक्ट करने का एक तरीका ये भी होता है कि F8 आप प्रेस कर दीजिए, इसको दबाए नहीं रखना होता है, एक बार आप F8 प्रेस कर दीजिए और उसके बाद जो है कोई भी एरो की आप प्रेस करेंगे तो जो है टेक्स्ट सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिफ्ट राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरनेट कनेक्शन की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने का एक आसान तरीका है। तो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए पिंग। पिंग कमांड होता है कि आपको चेक करना है इंटरनेट आ रहा है, सिग्नल आ रहा है इंटरनेट का या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पिंग कमांड होता है, तो उससे आप चेक कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है वायरलेस माउस रेडियो या इंफ्रारेड संकेत का प्रयोग करके कंप्यूटर के साथ संचार करता है। तो दोस्तों जो वायरलेस माउस होता है वो रेडियो तरंगों का या इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ संचार करता है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला कथन है एक प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल माउस जो होता है इसमें बॉल और व्हील जैसे यांत्रिक भाग नहीं होते, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्टिकल माउस होता है उसमें बॉल और व्हील जैसे यांत्रिक भाग नहीं होते। बॉल और व्हील जो है ये कौन से माउस में होते हैं, तो ये मैकेनिकल माउस में होते हैं, ऑप्टिकल माउस में नहीं होते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 1 किलोबाइट कितने निबल के समतुल्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 किलोबाइट को जो है निबल में निकालना है, कितने निबल के बराबर होगा। तो दोस्तों 1 किलोबाइट यानी 1 KB जो है ये कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो ये जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और एक बाइट जो है आपको पता है कितने बिट्स के बराबर होता है, तो एक बाइट यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, एक बाइट जो है इक्वल टू होता है 8 बिट्स। तो यहाँ पे जो है 1024 बाइट्स में कितने बिट्स हो जाएंगे, तो बिट्स अगर निकालना हो तो यहाँ पे जो है इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1024 इंटू 8 बिट्स हो जाएंगी 1 किलो बाइट में। ठीक है, और एक निबल जो होता है, एक निबल ये जो है 4 बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट्स बराबर 1 निबल। तो 1 बिट बराबर कितने निबल हो जाएगा, 1 बिट बराबर 1/4 निबल हो जाएगा, 1/4 निबल, यहाँ n से हमने लिख दिया 1/4 निबल। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है 1024 मल्टीप्लाई बाई 8 बिट्स, इसमें अगर हमें निकालना है कितने निबल होंगे, तो इसको जो है हमें 4 से डिवाइड कर देना होगा, या हम कह सकते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 8, और 1024 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये 2048। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 2048। तो 1 किलोबाइट जो है 2048 निबल के समतुल्य हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है MS एक्सेल के 2010 संस्करण के किसी सेल में
वर्णों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? वर्णों यानी कि करेक्टर्स। तो यहाँ पे MS एक्सेल में जो है आपको पता है कि ऐसे जो है कॉलम्स होते हैं जो खड़ी लाइंस होती हैं, और इस तरह से जो है रोज होती हैं। तो एक जो बॉक्स होता है वो एक सेल कहलाता है। तो ये जो है एक सेल हो जाएगा, इतना पोर्शन। तो एक सेल में जो है कितने करेक्टर हो सकते हैं ये बताना है यहाँ पे 2010 के MS एक्सेल एडिशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 32,767। एक सेल में जो है 32,767 करेक्टर हो सकते हैं MS एक्सेल 2010 वर्जन में। ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है MS एक्सेल 2010 वर्जन में जो है कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर लीजिए। रोज की बात करेंगे तो रोज जो है हो जाते हैं 1,48,576, और कॉलम्स की संख्या अगर पूछ ली जाए, कॉलम्स कितनी हो जाती हैं, तो कॉलम्स हो जाती हैं 16,384। ठीक है। तो MS एक्सेल 2010 वर्जन में इतने रोज और इतने कॉलम्स हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के डाक पते, टेलीफोन नंबर और ईमेल पते वाले डेटाबेस को कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर जो यूजर्स होते हैं उनके डाक पते, टेलीफोन नंबर और ईमेल पते वाले डेटाबेस को कहा जाता है वाइट पेज। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वाइट पेज कहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है जब आप MS वर्ड में कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड पर अस्थायी रूप से रहता है, और इसे आप पेस्ट कर सकते हैं कितने बार, 5 बार या 1 बार या 10 बार या कई बार। तो दोस्तों MS वर्ड में अगर कुछ टेक्स्ट आप कॉपी करते हैं तो वो जो है क्लिपबोर्ड पर अस्थायी रूप से जो है कॉपी हो जाता है, और इसको आप जो है कितने बार पेस्ट कर सकते हैं, तो आप कई बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कई बार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या फ्लैट सर्किट बोर्ड की तरह दिखता है जिसमें कंप्यूटर विद्युत परिपथ तंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो कि फ्लैट सर्किट बोर्ड की तरह दिखता है, और इसमें जो है कंप्यूटर विद्युत परिपथ तंत्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एक मदरबोर्ड है, और इसमें जो है कंप्यूटर विद्युत परिपथ तंत्र यानी कि कंप्यूटर सर्किट होता है, यानी कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट सिस्टम होता है। ठीक है। इसमें पूरा इसी में जो है आपका रोम वगैरह लगता है, प्रोसेसर वगैरह इसी में लगता है, बायोस वगैरह सभी चीज़ें। ठीक है। तो ये क्या है, मदरबोर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा, मदरबोर्ड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।